नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, किसने सोचा था कि एक ऐसा टाइम भी आ जाएगा कि पूरा विश्व एक ही चीज़ के लिए एक साथ लड़ रहा होगा, वो भी घर पर रहकर, अलग अलग रहकर। आज दौर ऐसा आ चुका है, अगर हम इस अप्रैल और मई के महीने की बात करें तो ये जो दूसरी वेव है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक रूप लेकर हमारे सामने आई है कि लोग सिर्फ अपनी जान बचा लें, वही उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो दोस्तों, हमें हमारे स्वास्थ्य का हर तरीके से ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आज डॉक्टर स्पीक में हम इसी बारे में बातें करेंगे, क्योंकि लोग बहुत घबरा रहे हैं बाहर निकलने से, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हॉस्पिटल जाने से भी लोग घबरा रहे हैं। कोरोना तो हो ही रहा है, लेकिन साथ में अन्य बीमारियां भी हैं। लोग डर की वजह से उसे कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते जा रहे हैं। तो आज डॉक्टर स्पीक में हमारे साथ है मध्य भारत के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है अपने इतने बिजी शेड्यूल से आप हमारे बीच आए दर्शकों के सामने, और लोगों को उनके सवालों का आप जवाब भी देने वाले हैं और बहुत सारी बातें हम करने वाले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। देखिए, मास्क हम सभी ने पहना हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम टीवी पर आ रहे हैं, फिर भी हमने मास्क पहना है, डॉक्टर साहब ने भी मास्क पहना हुआ है। तो यही आपसे संदेश है हमारा कि आपको मास्क ज़रूर इसका साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही चीज़ है जो आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेगी। सर, क्या कहेंगे आप दर्शकों से इस बारे में? देखिए, मैं बहुत दिनों से 2-3 चीज़ें कहते आ रहा हूँ। जी। कोरोना से या कोविड से आप सिर्फ बच सकते हैं जी। और बचाव ही एकमात्र इलाज है। जी। और बचाव सिर्फ 2 या 3 तरीक़ों से हो सकता है। एक, मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जी। जी। दूसरा, अपने हाथों को बराबर धोते रहना। तीसरा, आपस में दूरी बना के रखना, कम से कम 2 गज की दूरी जो ज़रूरी बताई जा रही है वो। और चौथा, जैसे ही आपका नंबर आता है, आप अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जी। ये 3-4 चीज़ें ही हैं जो आपको इस घातक बीमारी से बचाती हैं। और बचाव ही इलाज है, ये आप सबको, हर कोई को समझना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। जी जी, बिल्कुल। जैसा कि डॉक्टर साहब से हम थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे कि डॉक्टर्स भी बहुत थक चुके हैं। ये जो बीमारी है इतना गंभीर रूप ले चुकी है, तो बचाव ही अभी सबसे बड़ा इलाज है। आप डॉक्टर साहब से अपने स्वास्थ्य से संबंधित सवाल भी पूछ सकते हैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के संबंध में। हमारा नंबर है 18002339 जो कि आप अपनी स्क्रीन पर फ्लैश होता हुआ भी देख रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि जैसे कि शुरुआत में ही मैंने कहा था कि कोरोना के चलते अन्य बीमारियां जो कि काफ़ी गंभीर होती है, लोग उसे भी नज़रअंदाज करें, हॉस्पिटल्स नहीं जाना चाहते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से इस बारे में? देखिए, आप जैसे शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, या आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है, या पेट का भी कोई प्रॉब्लम है, कैंसर के मरीज़ हैं जी। और आप अपना इलाज नहीं करवा रहे हैं सिर्फ इस डर से कि आपको अस्पताल जाएंगे तो कहीं कोरोना ना हो जाए, बिल्कुल सर, या कोविड ना हो जाए, तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये आप गलत कर रहे हैं। जी। हर अस्पताल ने अपने यहाँ एक व्यवस्था बना के रखी हुई है। उस व्यवस्था के तहत कोरोना के मरीजों को एक स्पेसिफाइड जगह पर वो रखते हैं। प्रोटोकॉल्स, पूरी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही हैं। जी। पीपीई किट पहन के काम किया जा रहा है जहाँ ज़रूरी है, कोविड मरीजों के साथ में जहाँ ज़रूरी है, ऑपरेशन अगर करना है तो भी सावधानियां बरती जा रही हैं। कोविड मरीजों के लिए अलग से ऑपरेशन थिएटर की व्यवस्था की गई है, नॉन कोविड मरीजों के लिए अलग व्यवस्था की गई है। जी। तो हर अस्पताल ने कोई ना कोई व्यवस्था की हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि मरीजों को अपनी बीमारियों को बढ़ाकर अस्पताल नहीं पहुंचना चाहिए। मैं आपको उदाहरण दूंगा। पिछले 1 हफ्ते में मैंने करीब 8 या 10 गॉलब्लैडर स्टोन्स के मरीजों को ऑपरेशन किया होगा। जी जी। और ये 8-10 मरीज जो थे, इनके गॉलब्लैडर गैंग्रीनस थे। ये बीमारी, इनको पेट में दर्द हो रहा था, ये बीमारी को टालते जा रहे थे, ये अस्पताल में नहीं पहुंच रहे थे और अपनी बीमारी को उस विकराल रूप में लेके ये पहुंचे जहां जीवन और मृत्यु का सवाल आ गया। जी। तब वो अस्पताल पहुंचे, और सिर्फ इस डर से कि अस्पताल जाएंगे तो कहीं कोरोना ना हो जाए। तो ये डर आदमी को अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। मुझे जो जानकारी मिली है, या जो हम लोगों ने जो जानकारियां एकत्रित की हैं,
कोरोना काल में ये दूसरी वेव के दौरान भी कोरोना से मरने वालों की मरीज की जो संख्या जितनी होगी लगभग उतनी ही नॉन कोरोना से मरने वालों की संख्या है। जी जी। और वो इसलिए ज़्यादा हुई है कि लोगों ने अपनी बीमारियों को टाला और अस्पताल नहीं पहुंचे। जी जी। तो आप एक बीमारी के डर से दूसरी बीमारी को बढ़ा रहे हैं। जी जी, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही बात कही है कि हम इस कोरोना से डर तो रहे हैं लेकिन दूसरी बीमारियों को भी बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि लोग ये अफवाहें भी फैला रहे हैं कि भाई हमने वैक्सीनेशन कराया और हम कि हमारी डेथ हो गई, हमारे कोई पड़ोसी थे, हम उनके बारे में सुन रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो क्या ये इसी चीज़ का नतीजा है कि लोग बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं और दोष वैक्सीन को दे रहे हैं? जी देखिए, वैक्सीन आपने एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू को इस वक्त उठाया हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जितनी भ्रांतियां ये वैक्सीन को लेकर फैलाई गई हैं वो गलत हैं। बिल्कुल सर। और हर कोई को वैक्सीनेशन करो, और गाँव में खास करके बहुत ज़्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं वैक्सीनेशन को लेकर। मेरी हर जनता से, सारी जनता से निवेदन है कि अगर आपका नंबर आया है तो कृपया करके वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। इससे डरे ना, इसका कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता जी। अगर कोई देखिए एक्सीडेंट सड़क पे चलने पर भी होता है। बिल्कुल। और किसी को वैक्सीन लगी और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई तो उसका कारण ये नहीं कि वो वैक्सीन लगने के कारण उसकी मृत्यु हुई है। उसकी मृत्यु का कारण कोई और रहा होगा। उसको हो सकता है हार्ट अटैक आया हो, उसको हो सकता है कुछ और दूसरा प्रॉब्लम हुआ हो जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई हो। तो आप हर चीज को एट्रीब्यूट सिर्फ वैक्सीनेशन के कारण नहीं कर सकते, उसका कारण वैक्सीन को नहीं बोल सकते। वैक्सीन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है, वैक्सीन से बहुत कम साइड इफेक्ट्स हुए हैं और वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा सेफ है और वो नुकसान नहीं कर रहा है, बल्कि आपको, और ये प्रूव हो चुका है उन मरीजों का जिनको कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद हुआ, उनमें उतना सीवियर नहीं था, ये उतना सीरियस नहीं था। उनके सीटी स्कैन्स देखे गए, उनके सारी चीज़ें कंपेयर की गई तो ये पाया गया जिनको वैक्सीनेशन लगा था उनको बहुत कम सीरियस बीमारी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ये ध्यान देना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जी जी। तो वैक्सीनेशन के लिए हर कोई यही कह रहा है, जितने भी एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, कि वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं हम उस गंभीर अवस्था में पहुंचने से बच जाते हैं जहां तक लोग अपनी जानें भी गंवा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, अगर हम हार्ट सर्जरी की बात करें तो ऐसे टाइम पर अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो क्या उसका सर्जरी कराना सेफ है, और अगर वो करवाता भी है तो प्री एंड पोस्ट क्या सावधानियाँ उन्हें रखनी है? हार्ट का मरीज हो या कैंसर का मरीज हो, ठीक है, हर बीमारी के दो उपचार उपलब्ध होते हैं, एक मेडिकल ट्रीटमेंट, एक सर्जिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। एक मरीज आया आपके पास में, उसने अपने कार्डियोलॉजिस्ट को, पहले तो सबसे पहले जरूरी कि वो अस्पताल पहुंचे, और अस्पताल अगर आप पहुंचे और आपके डॉक्टर ने आपको देखा और उसको लगता है कि तुरंत आपको कोई उपचार की ज़रूरत नहीं है और आपको मैनेज किया जा सकता है मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा, तो वो पहले आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से ही मैनेज करेगा। बट अगर सर्जरी की आवश्यकता है और लगता है कि सर्जरी करना बहुत ज़रूरी है तो आप निसंकोच निडर होकर सर्जरी करवाएं, क्योंकि ऐसी व्यवस्था की गई है कि आपको एक अलग ऑपरेशन थिएटर, एक अलग वार्ड, जहां पर आप कोविड मरीजों के साथ मिल नहीं रहे और सारी सावधानियों को मद्देनजर रखते हुए ही आपका ऑपरेशन किया जाए। सारी सावधानियां ली जाएंगी आपको ऑपरेशन करने की, जी जी, जिससे कि आप कोविड से संक्रमित ना हो। जी, तो बिल्कुल अगर स्वास्थ्य की कोई भी समस्या है और अगर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो, प्लीज़ इसे आप नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि सच में ये एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि लोगों के स्वास्थ्य कोरोना से ज़्यादा ऐसी दूसरी बीमारियों से ख़राब हो रहे हैं। सर, अगर कैंसर का कोई पेशेंट है तो क्या उसे इस वक्त कोई ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए, कैंसर के मरीजों को या तो कीमोथेरेपी चल रही है जी, या उनकी सिकाई हो रही है या उनके ऑपरेशन की आवश्यकता है। अब ना उनकी सिकाई रुक सकती है ना उनकी कीमोथेरेपी रुक सकती है। जिस दिवस पे उनकी कीमोथेरेपी होनी है, जिस दिवस पर उनकी सिकाई होनी है, उनको उस दिवस पर आकर अपनी सिकाई और कीमोथेरेपी जरूर करवानी चाहिए। उसको टालना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे टालने से उनको उनकी बीमारी के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है। अब ये भी होता है कि कैंसर के मरीज का जब पहला प्रारंभिक अवस्था, मतलब वो पहली बार जाना गया कि उसको कैंसर है, अगर पता चलता है जी,
तो डॉक्टर ये इवैल्यूएट करेगा, देखेगा कि क्या इसको ऑपरेशन की आवश्यकता है, कि हम अभी पहले कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी से हम इसका इलाज कर सकते हैं और बाद में थोड़ा सा कोविड काल के निपट जाने के बाद में हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं क्या। अगर ये लगता है कि हम अभी कीमोथेरेपी दे सकते हैं और 2 हफ्ते 4 हफ्ते बाद अगर हम इसका ऑपरेशन कर सकते हैं तो हम उसके बाद में वो ऑपरेशन बाद में भी हो सकता है। ऑपरेशन थोड़ा सा टल सकता है पर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी नहीं टलेगी। जी जी, तो इस डर से कभी भी चीज़ों को पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप सभी को डॉक्टर साहब ने बताया। सर, जैसा कि आप एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, तो क्या किसी भी प्रकार की लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अगर करानी है तो क्या लोगों को अभी डरने की ज़रूरत है? नहीं, देखिए, हम जो अभी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं इस वक्त लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में हम सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं। जी। जब कोरोना पीक पे था, कोरोना बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, हमने अपनी सारी प्लांट सर्जरीज रोक दी थी। हम कोई प्लांट सर्जरीज नहीं कर रहे थे। जी। अभी हफ्ता 1.5 हफ्ता ही हुआ है कि जब हमने सारे सर्जरीज वापस शुरू कर दिए और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी जो हम पहले भी कर रहे थे वो सारे ऑपरेशंस कर रहे हैं, सारी सावधानियां बरतते हुए कर रहे हैं। जैसे मरीज आता है हम उससे पहले यही पूछते हैं कि क्या आपको कोरोना हुआ था। अगर वो बोलता है कि हाँ मुझे कोरोना हुआ था, तो क्या उसको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी थी। अगर अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी थी तो क्या वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट था, क्या वो वेंटिलेटर पे गया था। ये सब जानकारी लेने के बाद में अगर हमको लगता है कि मरीज माइल्ड सिम्टम्स के साथ में था और कोरोना हुए उसके 2 हफ्ते हो गए तो हम उसका ऑपरेशन के लिए कर देते हैं। पर अगर वो सीवियर डिजीज में था तो हम उसको यही सलाह दे रहे हैं कि आप कम से कम 4 हफ्ते रुकिए। कोरोना बीत जाने के 4 हफ्ते 6 हफ्ते आपको रुकना चाहिए, तब हम आपका ऑपरेशन करेंगे अगर आपको कोई प्लांट सर्जरी है। पर अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है, जैसे अल्सर फट गया है या पित्त की थैली में बहुत सीवियर इन्फेक्शन हो गया या हर्निया फंस गया, यात्री में रुकावट आ गई, तो इमरजेंसी सर्जरी में आप रुक नहीं सकते। आप इवन कोरोना की प्रेजेंस में भी आपको इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी अगर करनी है तो। तो इमरजेंसी सर्जरी आपकी बिल्कुल सेफली, उसके लिए कोविड ओटी अलग बनी हुई है और नॉन इलेक्टिव सर्जरी आप कभी भी कर सकते हैं। जी जी। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गोकुल बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। भगत राम जी हैं बिलासपुर से, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार और डॉक्टर साहब नमस्कार है। नमस्कार भैया। हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यदि कोई मानसिक रोगी है और उसको टीका कर चुका है तो ऐसी स्थिति में क्या ये आकर के डॉक्टर साहब से दिखा सकते हैं और दूसरी डोज लेने के लिए तो ले लेना चाहिए या नहीं, ऐसी मुख्य सुझाव में चाहता हूँ। भगत राम जी, आपने क्या कहा, एक बार फिर से क्लियर करिएगा, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बातें नेटवर्क की वजह से। हाँ, मानसिक रोगी का कोई अगर मानसिक रोगी है जी और उनको चल रहा है मानसिक रोगी का जी, और वो दवाई आप डोज लिए लगवा चुका है वो टीका का, हाँ, तो उसको डॉक्टर साहब अभी जाना उचित है कि नहीं, और दूसरा डोज लगवाने के लिए उनको क्या करना होगा, ये हम आप लोगों से सलाह लेना चाहते हैं। दूसरा डोज 4 से 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद आज की तारीख में लगवाने का निर्णय हो चुका है। आप 6 से 8 हफ्ते के बाद में लगवा सकते हैं दूसरा डोज उसको। और अगर आपको अपने डॉक्टर से ओपिनियन या राय लेनी है, सलाह लेनी है, तो आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा था कि अगर कोई अदर आपको प्रॉब्लम्स हैं तो आप बिल्कुल डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बात कर सकते हैं। जी जी हाँ, ऑनलाइन भी आप डॉक्टर से बिल्कुल बात कर सकते हैं, क्योंकि ये सुविधाएं भी अभी उपलब्ध है सभी जगह पर। डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई गर्भवती महिला है और अगर उससे कोई परेशानी है, अन्य परेशानी, तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा किन किन तरीकों से संभव है उनका इलाज? देखिए, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से अगर मरीज का अपेंडिक्स हो गया है या हर्निया हो गया और वो दूसरे ट्राइमेस्टर में है, मतलब पहले ट्राइमेस्टर में तो हर प्रकार की सर्जरी अवॉइड की जाती है और क्योंकि अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं अगर आप पहले ट्राइमेस्टर में कोई सर्जरी करते हैं तो। दूसरे ट्राइमेस्टर में कोई अगर एक्यूट इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी सर्जरी आपको करनी है, चाहे जैसे अपेंडिक्स में सूजन आ गई है या अल्सर फट गया है या गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया है और एक्यूट इन्फेक्शन हो गया और आपको सर्जरी करनी है, तो आप डेफिनेटली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी दूसरे ट्राइमेस्टर में कर सकते हैं।
दूसरे तीसरे ट्राइमेस्टर में करने में कोई जी। ऐसी रिस्क नहीं रहती है। सावधानियां लेनी पड़ती हैं। आपके जो पोर्ट डालते हैं हम लेप्रोस्कोपिक के, उनकी जगह जो हम रहती है, अगर मैं नाभि के पास डालने का रहता है मेरा, तो उससे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऊपर डालना पड़ेगा। आपकी वो जो पोजीशंस हैं वो चेंज हो जाती है, अन्यथा बाकी सर्जरी हो जाती है सेफली, ऐसा नहीं कि नहीं। सर जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, बहुत ही छोटे से छेद से बिना ज़्यादा चीड़ फाड़ के इससे इलाज हो जाता है, तो क्या ये हर जगह उपलब्ध होता है, लोगों की पहुंच तक है ये सारी चीज़ें? देखिए, जब हम लोगों ने शुरू की थी 1992-93 में, उस वक्त बहुत कम जगह ये सर्जरी उपलब्ध थी। हिंदुस्तान में भी बहुत कम सेंटर्स में हो रही थी। धीरे धीरे आज ये सर्जरी इतनी, और एक चीज़ बता दूं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बहुत दिनों से प्रचलित है। सबसे पहले इससे दूरबीन के द्वारा नसबंदी ऑपरेशन जो महिलाओं का होता था, लेप्रोस्कोपिक ट्यूबेक्टमी करते थे लोग, ठीक है। सो ऐसा नहीं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से लोग, हमारे सर्जन अनजान हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबको आती है। उसके उपयोग बदलते गए, और आज की तारीख में अगर आपको मैं बोलूं तो हमारे ही छत्तीसगढ़ में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं जहां पर ये सर्जरी हो रही है। अंबिकापुर हो, जगदलपुर हो, कोरबा हो, रायगढ़ हो, हर जगह ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी इस वक्त हो रही है। पहले जब जो सर्जरी इन सब जगहों पर कोई सर्जन नहीं था, कोई नहीं करता था, पर आज हर जगह पर कम से कम बेसिक लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बलौदा बाजार जैसी जगह पर भी हो रही है। तो होने लगी है, राजिम, बलौदा बाजार, सब जगह हो रही है। तो उपलब्धता बढ़ गई है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की, और उपलब्धता के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक्सेप्टेंस भी लोगों का लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को, लोग अब चाहने लगे कि हाँ, हमारा ऑपरेशन अगर होना है तो लेप्रोस्कोपिक से होना चाहिए, चीर फाड़ नहीं होनी चाहिए। जी, तो इसमें कहीं ना कहीं रिकवरी के जो चांसेस है वो बहुत तेजी से होते हैं। जी सर, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गुजरात जामनगर से बोल रहा हूँ। जी, किशोर जी कह रहे हैं गुजरात से। बहुत बोल रहे हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? पूछिए अपना सवाल किशोर जी। मेरा फादर को 2015 में हार्ट का ऑपरेशन कर देना। जी, पूछिए अपना सवाल, हम सुन पा रहे हैं आपकी आवाज़। तो वो जो स्प्रिंग रखते हैं, स्टैंड रखते हैं, उसका और जो स्प्रिंग रखते हैं ना, तो उसका कुछ वैलिडिटी रहता है, 10 साल 15 साल 5 साल, और वो दूसरा डोज ले सकते हैं क्या? नहीं, वही यानी आप वैक्सीन बिल्कुल आराम से लगवा सकते हैं, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं है वैक्सीन लगवाने में। और आपका जो स्टेंट लग जाता है, वो स्टेंट ज़िंदगी भर काम करता है। कभी कभी उसमें रुकावट, स्टेंट जैसे खून की नस में ब्लॉक हो जाता है, वैसे ही वो स्टेंट भी ब्लॉक हो सकता है, अन्यथा वो ज़िंदगी भर चलता है स्टेंट। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि इन्होंने पूछा कि क्या ये चीज़ हो गई तो क्या हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं, तो क्या कोई ऐसी विशेष स्थिति है या फिर कोई विशेष बीमारी है जिसके चलते हम अगर वैक्सीनेशन को अवॉइड करना पड़े तो अगर करने की जरूरत? देखिए, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपको सर्दी खांसी है, ठीक है, या आपको किसी भी प्रकार का कोई बीमारी इस वक्त लग रहा है, तो आपको वैक्सीनेशन को टालना है। अगर आपको कोरोना हुआ है तो आपको वैक्सीनेशन को अभी नहीं लेना है, वैक्सीनेशन टालना है। जी। तो बुखार एक मेन रीज़न है जिसके कारण से हम वैक्सीनेशन, अदरवाइज़ आप ब्लड प्रेशर के मरीज हों, आप शुगर के मरीज हों, आप अस्थमा के मरीज हों, आपको कोई रिस्क नहीं है वैक्सीनेशन लेने में। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़, अगर आप गर्भावस्था में हैं तो भी देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेना सेफ़ है कि नहीं है। तो अभी जो रिसेंट स्टडीज़ आई हैं उसमें ये पाया गया है कि हाँ, गर्भावस्था में भी आप वैक्सीनेशन दे सकते हैं, करा सकते हैं वैक्सीनेशन। अगर पहला डोज हो गया है उसके बाद भी अगर कोई गर्भधारण करना चाहे तो। जी। सर, जैसे कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में हम बात कर रहे थे, तो क्या उसे अगर पेट के अंदर कोई अंदरूनी बॉडी का पार्ट है तो क्या संक्रमण का इसमें कोई खतरा होता है, जैसे लोगों के मन में कई बार डर या भ्रांतियाँ भी होती है? देखिए, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा जो पाया गया है, वो यही पाया गया है कि घावों का इन्फेक्शन, जो संक्रमण आप बोल रही हैं, वो बहुत मिनिमम होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि घाव बहुत छोटे छोटे रहते हैं। जी। छोटे छोटे चीरे लगते हैं, 1 सेंटीमीटर, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का चीरा लगेगा।
तो जब छोटे चीरे रहते हैं तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत कम हो सकते हैं। बहुत रेयरली एक एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, जो कि क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट में काफ़ी छेदे रहते हैं, काफ़ी क्रीव्स रहती हैं, तो उसके कारण उसमें कभी कभी ब्लड अगर अच्छे से साफ नहीं किया गया हो तो बहुत रेयरली एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, और वो ट्रीटेबल है। उसमें ऐसा नहीं कि उसका इलाज नहीं हो सकता, उसका भी इलाज हो जाता है। यानी कि लोगों को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेप्रोस्कोपी सर्जरी एक बहुत ही अच्छा माध्यम है इलाज का। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई कोरोना का मरीज़ है, अभी अभी ठीक हुआ है, तो क्या उसकी इम्यूनिटी में कोई अंतर आता है, या फिर उसे किसी प्रकार की सर्जरी उस दौरान करानी चाहिए, या फिर हीलिंग में क्या कोई अलग फ़र्क आता है? देखिए, यही अभी कोरोना काल से निकलने के बाद, मरीज ठीक होने के बाद जब घर जा रहा है, तो हम यही देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड केयर क्या करनी है, पोस्ट कोविड क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक आपको खान पान पे ध्यान रखना है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आपका शारीरिक क्षमता या शरीर की जो लड़ने की क्षमता है वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वायरस ने तोड़ी है, बिल्कुल वायरस ने कम करी है। तो और हम जो पा रहे हैं, आपको दवाइयाँ चलती हैं, कुछ लोगों को स्टेरॉयड भी चलता है, जो अस्पताल में भर्ती हैं, अगर उनको स्टेरॉयड भी चला है तो उनको इन्फेक्शन से बचना है, उनको मास्क लगा के रहना है, उनको थोड़ा सा आइसोलेशन में रहें, थोड़ा दूरी बना के दूसरे लोगों से दूरी बना के रहें, और अपने शरीर में कोई दूसरा और सेकेंडरी इन्फेक्शन ना होने दें, क्योंकि ये सेकेंडरी इन्फेक्शन आपके लिए जानलेवा हो सकता है। जी। तो कोरोना ठीक होने के बाद जब आप घर पहुंच रहे हैं तो थोड़ा सा 2 से 4 हफ्ते सावधानी बरत के रहें। जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मध्य प्रदेश से कौन बात कर रहे हैं आप? जी, खेमराज जी, दमोह से बहुत बहुत स्वागत है। पूछना चाहेंगे कि आप डॉक्टर साहब से पूछिए अपना सवाल। जी, बिल्कुल लगवा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, वैक्सीन लगवाइए। जी, खेमराज जी, आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, डॉक्टर साहब ने जी यही कहा है आपको। जी, तो डॉक्टर साहब, जैसे कि हर कोई यही पूछ रहा है, तो बेसिकली यही चीज़ निकल कर आती है कि कोई भी बीमारी हो, आपको वैक्सीनेशन से बिल्कुल दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। जी। और डॉक्टर साहब, जैसे कि कोरोना के जो मरीज़ हैं वो क्या सर्जरी करा सकते हैं? अगर मुझे कोरोना है और मुझे कोई इमरजेंसी अगर किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस समय पे क्या हम लेप्रोस्कोपी या फिर कोई भी सर्जरी करा सकते हैं? हम कोशिश करते हैं, जैसे देखिए, मैं आपको साफ बता रहा हूँ जी, हम कोशिश करते हैं कि हमको बेहोशी मरीज को ना देनी पड़े। ठीक है, हम उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया या पीठ में सुई लगा के सुन करके हिस्से को अगर हम सर्जरी कर सकते हैं तो हम करने की कोशिश करते हैं। अगर मरीज को बेहोश करना ही है तो भी हम कोशिश करते हैं कि हम अगर पॉसिबल है लेप्रोस्कोपिकली अगर हो जा रहा है तो हम कर दें, अन्यथा प्रेफरेंस हमारी ये रहती है कि हम जल्दी से जल्दी क्योंकि हम एनेस्थीसिया का एक्सपोजर उस मरीज को ज़्यादा देर तक देना नहीं चाहते। तो अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हमको लगता है कि जल्दी हो जाएगी तो हम कर लेते हैं, अन्यथा हम ओपन सर्जरी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि वक्त की कमी है, तो एट द एंड मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या छोटा सा संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश, शुरुआत में भी मैंने वही संदेश दिया था, जाते जाते भी वही संदेश दूंगा। मास्क पहने, हाथों को बराबर धोते रहें, दूरी बनाए रखें, और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। जी। तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही सही बात कही है कि भाई मास्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज डॉक्टर स्पीक में हमारे साथ मध्य भारत के जाने माने लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर संदीप दवे सर आए और स्टूडियो में आए और दर्शकों से इतनी सारी बातें की, इतनी सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी। तो सर, इतने बिजी शेड्यूल से यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। तो आप सभी से हम यही कहना चाहेंगे कि जो अभी का टाइम है, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सुरक्षित रखने का टाइम है, तो सिर्फ अपने आप को सुरक्षित रखने के ऊपर ध्यान दीजिए। नमस्कार।